नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसका होगा राज तिलक? दूसरे दौर का मतदान जिसमें अभी तक की वोटिंग 3 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। 51.93 यानी करीब 52% वोटिंग हो चुकी है। लगभग 52% वोटिंग आप कह सकते हैं 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के मतदान में होता हुआ। अमरोहा में 60% मतदान हुआ है। सहारनपुर मुरादाबाद में 56% लोगों ने वोट डाले हैं। उत्तराखंड में लगभग 50%, गोवा में 60 के पार। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में लगभग 50%, यूपी में लगभग 52% और गोवा में 60% पार वोटिंग 3 बजे तक हो चुकी है। आज दूसरे दौर का मतदान है जिसमें सबसे ज्यादा अमरोहा में 60% उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है। सहारनपुर मुरादाबाद में 56% लोगों ने वोट डाले हैं। और यही बात हम आपको आइए अब दिखा देते हैं एक एक करके कहां पर अभी तक का बम्पर मतदान रहा है। सबसे ज्यादा अमरोहा का, उसी में हम आपको शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। यह आंकड़ा बताता है लगभग 52% मतदान, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े आप देख रहे हैं। पिछले दौर जब 2017 में मतदान हुआ था सब 60 के पार था, 62-63% मतदान हुआ था। क्या वहां तक का आंकड़ा होगा? क्योंकि अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक 52%। उत्तराखंड वहीं आप देखिए तो 50% को छूता हुआ 49.24% वोटिंग उत्तराखंड में। लेकिन वोटिंग तो हुई है गोवा में बम्पर फाड़। अभी से ही 3 बजे तक 60% पार है, 60.18%। गोवा का आंकड़ा देखिए 60% पार। और ये सोचिए आप 3 बजे तक की वोटिंग है, यानी गोवा में जो जोश है वोटिंग का वो साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अभी पीछे रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में 52 और 50% छूते हुए उत्तराखंड में वोटिंग का आंकड़ा। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। संभल से मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बदायूं से हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं। संभल पहले आते हुए मौसमी, जबरदस्त लड़ाई है ये दूसरे दौर की, और यहीं पर धर्म और ध्रुवीकरण का पूरा ऐसा खेल चलता है जिसको तमाम पार्टियों ने साधने की कोशिश की है। मौसमी से जी बिल्कुल, देखिए अंजना, बहुत क्रिटिकल सीट है जैसे कि आपने बोला। और संभल में सब नेता संभल के चलते हैं क्योंकि संभल कुछ ऐसा ही है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर यहाँ पे टेम्पो समाजवादी पार्टी का बढ़ता है तो फिर उसका असर बाकी चरणों पर भी पड़ेगा, क्योंकि संभल और संभल के आसपास के इलाके जो है वो समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग विकेट रहे। और वो इसलिए भी है कि देखिए आप मुलायम सिंह के परिवार से खुद मुलायम सिंह और प्रोफेसर राम गोपाल यादव संभल की लोकसभा सीट से एमपी बन के पार्लियामेंट में गए और खुद यहाँ की विधानसभा से मुलायम सिंह यादव लड़ चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और संभल की चंदौसी सीट पर हमें, जहाँ पे भाजपा की गुलाब देवी लगभग 7 बारी चुनाव लड़ चुकी हैं और वो खुद जो है लगातार भाजपा के 5 बारी विधायक यहाँ से रहे हैं, खुद वो 4 बार रही हैं। तो चंदौसी जो है एक तरीके से भाजपा का लगातार संभल की पट्टी में एक फोर्ट्रेस रहा है, उसमें सेंधमारी की कोशिश सपा कर रही है। तो बेहद दिलचस्प हो गया चुनाव, क्योंकि 2:2 का रेशियो था। 2 सपा के पास थी, 2 भाजपा के पास, लेकिन एंट्री होती है एमआईएम की, एंट्री होती है बीएसपी की। और क्योंकि चंदौसी की हम बात करें, आप देखिए लगातार वोटिंग चल रही है। संजीव, आप थोड़ा सा विजुअल्स भी दिखाइएगा कि शाम का वक्त है, वोटर जागरूक है, वोटर सुन भी रहा है और वोटर सब कुछ देख भी रहा है, पर साइलेंट भी है। अंजना, दिलचस्प बात है कि बहुत भारी तादाद में वोटर साइलेंट है। तो ये वोटर किधर जाएगा ये तो रुझान ही बताएंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे अंजना। पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये एक सुरक्षित सीट है और यहाँ पे जो दलित वोट बैंक है चंदौसी में वो बहुत क्रिटिकल होगा। और वो ये भी तय करेगा कि अगर दलित चिटक के मायावती से भाजपा की तरफ या सपा की तरफ जाता है तो वो पूरी उत्तर प्रदेश की सियासी रण में अपना असर डाल सकती है। दलित वोटर काफी क्रूशियल है और चंदौसी उसकी प्रयोगशाला। बिल्कुल। और देवबंद चलते हैं जहां से कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुणाल, जहां पर दारुल उलूम एक भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता, तमाम पार्टियां गठबंधन भी अपनी बात रखती हुई, एआईएमआईएम ने भी कुछ कोशिशें की, क्या होता हुआ दिख रहा है? वोटर टर्नआउट कैसा है और कितना जोश है? उसके बाद आशुतोष, बधाइयों आ रही हूं आपके पास।
देखिए अंजना, यहाँ पर जो तस्वीर है वो सुबह से लगभग एक जैसी है। एक जैसी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे पीछे की तस्वीर है वो लगातार एक तरीके से वोटरों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। ये हमने सुबह से लेकर के अभी लगभग 4 से ज्यादा हो गए, अब आखिरी 2 घंटों में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि आपने बात की दारुल उलूम की और तमाम जो देवबंद में कई सारे इस्लामिक संगठन भी यहां से काम करते हैं, लेकिन इस बार तीनों पार्टियों ने, जो मुख्य 3 पार्टियों में मुकाबला है उसमें किसी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। और इसकी वजह यह थी कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो इस सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी थी। जो आज 55 सीट में चुनाव चल रहे हैं उसमें 38 सीटें बीजेपी जीती थी और उसमें देवबंद की भी सीट थी। तो ऐसा माना जाता था कि जो मुस्लिम गढ़ है उसमें भी पिछली बार बीजेपी ने सेंधमारी कर ली थी। और इस बार इसीलिए ये जो चुनाव है इस पूरे जनपद में तो है ही, इलाके में तो है ही, लेकिन खास तौर पर इस सीट की अहमियत काफी बढ़ जाती है। और वो इसलिए कि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में, उसमें कौन आगे निकलेगा, ये एक बड़ी कड़ा मुकाबला है। और इसीलिए लगातार वोटिंग परसेंटेज जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मदनी साहब भी पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए 3 बजे के आसपास में। उन्होंने भी तमाम बातें की, उन्होंने जो हिजाब पर पूरी कंट्रोवर्सी है उस पर भी बातचीत की। लेकिन जो इस समय स्थिति यही है कि वोटर निकल करके खुल कर आ रहा है। लगातार वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और सुबह से बदस्तूर यहाँ पर भारी भीड़। बिल्कुल, चलिए अब सीधे लिए चलते हैं बदायूं आशुतोष के पास। यहाँ पर देवबंद में अक्सर ऐसा होता है, मुस्लिम वोट पिछले चुनाव में 17 में बटा था, जिसकी वजह से रावत साहब वहां पर बीजेपी के विधायक बने थे। लेकिन इस बार क्या ऐसा कुछ फैक्टर होता हुआ दिख रहा है? बदायूं से पूरी तस्वीर समझाएं आशुतोष। अंजना, वोटर बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। तो आप ये समझिए कि जब बाइपोलर कॉन्टेस्ट की बात होती है तो वोटर बिल्कुल तय अपना मूड बना चुका है कि उसे कहां बटन दबाना है। वोट बटने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। दूसरा, एक हमने देखा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है काफी कम क्यों है। ये दूसरे चरण में भी लगभग यही तस्वीर में देख रहा हूं कि जो शहर हैं, कस्बे हैं, वहां वोटर कम निकला है, लेकिन ग्रामीण जो इलाके हैं वहां वोटर सबसे ज्यादा निकला है। तो संभवतः 6 बजे तक शायद बदायूं जिले में भी 62-63% मतदान हो जाएगा। दूसरा, साइलेंट वोटर फैक्टर मुझे बदायूं में या पहले चरण में भी जहां जाके दिखाई नहीं पड़ा। आप किसी से के पास माइक लगाइए और बोलिए कि किस मुद्दे पर आए हैं, वो सीधा पार्टी का नाम ले लेंगे। यानी इस बार जो भी वोटर है वो अपनी पार्टी का नाम खुल करके बता रहा है कि वो किसे वोट दे रहा है। तीसरा, जातीय समीकरण जहां तक देखें तो बदायूं में भी चाहे गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, उन्होंने उसी आधार पर टिकट बांटे हैं। ध्रुवीकरण कह सकते हैं क्योंकि वहीं पर वोटर अपनी चॉइस बनाता है। लेकिन अब ये धार्मिक आधार पर है या फिर जातीय आधार पर है, ये आगे जब और नतीजे जब इसके आएंगे तब शायद पता चले। महिलाएं और ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में हो जाते हैं बदायूं में, फिर चाहे वो शाक्य हो, लोध हो, कुर्मी हो। यहाँ पर लगभग सभी ओबीसी की जातियों की अपनी एक पंचायत भी है और लगभग सभी पार्टियों ने अपील की कि देखिए हमारे पक्ष में वोट डलवाएं। तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज सबसे ज्यादा लाइनों में मैंने अगर किसी को उत्सुक देखा है तो वो महिलाएं थी। यानी अगर दूसरे चरण में, खासकर बदायूं में, अगर नतीजा कोई पलट सकता है, नतीजा बेहतर किसी के पक्ष में ला सकता है, तो उसकी चाबी महिलाओं के हाथ में होगी। सबसे ज्यादा वही निकली है वोट डालने के लिए। और आज भी, अभी भी बदायूं के जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हो, मैं उनसे अपील करूंगा, निकले घरों से बाहर, क्योंकि 5 साल शिकायत करने का अधिकार चाहिए, तो पहले आज अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, वोट जरूर डालिए। अंजना। बिल्कुल, तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और वो जानकारी दे रहे हैं सीट वाइज। जी हां, तमाम सीटों पर आज तक के हमारे सहयोगी मौजूद हैं और हर सीट की खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर आज दूसरे दौर में, जैसा कि मौसमी भी बता रही थी, आशुतोष भी बता रहे थे, जो दलित मतदाता है वो किस तरफ जाता है। और ये पहले फेज में भी आया है। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट्स को वोटिंग के बाद देखेंगे तो जो पारंपरिक रूप से जाटव मतदाता था, जो मायावती के पीछे खड़ा होता था, वो इस बार कहां जा रहा है ये मुकद्दर तय कर सकता है। तो फिर आशुतोष मिश्रा, लगे रहिए। महिला के सशक्तिकरण का एक वोटर के रूप में जो भूमिका सामने आ रही है उसकी कवरेज करते रहिए आप लोग। मंजीत नेगी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाल कुआं से। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। मंजीत, वहां से क्या रिपोर्ट है, क्योंकि अभी तक 50% का आंकड़ा बामुश्किल 3 बजे तक उत्तराखंड के वोटरों ने छुआ है।
अंजना, अगर तराई के इलाके की बात करूं, उधम सिंह नगर विधानसभा, जहां सुबह मैंने खटीमा से अपना शुरुआत की थी, इस वक्त मैं लाल कुआं में मौजूद हूं। 9 विधानसभाएं हैं इस तराई के उधम सिंह नगर इलाके में, जहां पर 2 बड़े चेहरे खटीमा से वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लाल कुआं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां से हरीश रावत मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। 50% का आंकड़ा 3 बजे तक का चुनाव आयोग का आंकड़ा है, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ सुबह देर से शुरुआत हुई थी, 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। अभी भी 3 घंटे का और वक्त है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि मतदान 60% से ऊपर, जो पिछली बार का आंकड़ा था 60 से 70 के बीच में, वहां तक पहुंचेगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मौसम की दुश्वारियों की वजह से मतदान कम हुआ है, लेकिन अगर इस पूरे तराई इलाके की बात करूं, 9 विधानसभा जो उधम सिंह नगर में है, यहाँ पर 2 बड़े चेहरे हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी दोनों ही मुश्किल में है। मतलब जो अभी तक की जानकारी है, लगातार दोनों के लिए जो रहा है वो आसान नहीं है, क्योंकि हरीश रावत को सिर्फ हफ्ते 10 दिन का समय मिला। वो रामनगर से लड़ना चाहते थे और जहां तक पुष्कर सिंह धामी की बात है, वो दो बार विधायक के तौर पर लड़े हैं और इस बार उन्हें स्थानीय मुद्दों को लेकर, यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर लोगों की जो दिक्कतें हैं वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। जी, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। देहरादून की चक्राता सीट अब आपको लिए चलते हैं। देखिए कैसे फिल्म स्टार्स, गायक, आप देखते हैं उनके गाने खूब पसंद किए जाते हैं, फिर अचानक पता चलता है कि भाई इनको तो टिकट मिल गया, ये तो चुनावी प्रत्याशी हैं। बीजेपी की तरफ से इसी सीट से, चक्राता से, जुबिन नौटियाल बड़े हिप गाने गाते हैं, मॉडर्न गाने गाते हैं, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, सुनिए क्या कह रहे हैं। आज उनके पिता को, माफ कीजिएगा, टिकट दिया है। मेरी सेल्फीज, मेरी प्रेजेंस यहाँ पर वोट जुटाने के लिए नहीं है। मेरी प्रेजेंस यहाँ पे सिर्फ लोगों को हिम्मत देने के लिए और लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए कि अगर एक बंदा जॉन साहब बाबा से निकल करके बम्बई तक पहुँच सकता है, तो जितने भी लोग जॉन साहब बाबा से हैं, जितना भी युवा हो गया जॉन साहब बाबा का, सब यहाँ से बाहर निकल के बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, अगर सही सुविधाएं और सही किस्म का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा जाए। तो बस वो एक छोटा सा मैसेज है। और ठीक है, मेरे लोगों को मुझे देख के उत्साह बढ़ता है, सबका मज़ा आता है, लोगों को थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुराहटों के लिए जीते हैं। मुद्दे मैम बहुत सारे हैं यहाँ पर। माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ये वही एरिया है जहाँ पर एक बहुत बड़ी बीच में न्यूज़ फेमस हुई थी कि एक महिला, हमारी बहन को डिलीवरी के वक्त यूटिलिटी में उनको बच्चा हुआ। वो क्षेत्र है जैसे। तो यहाँ पर अगर कोई भी बोलता है कि बहुत विकास है, सब झूठ है, ऐसा नहीं। हम घूम रहे हैं पिछले 3 सालों से, कोरोना में हमने एक एक घर को एक एक ज़िंदगी छुई है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। अभी मतलब 20वीं 21वीं सदी में, मतलब अगर 19वीं सदी का चलेगा तो ऐसा लग रहा है जैसे आज़ादी की लड़ाई चल रही है। वो हम ठीक करने आए और लोगों का उत्साह देख करके और सब कुछ देख करके मुझे लग रहा है इस बार परिवर्तन है। दिलचस्प है, जहां पर आजम खान के खिलाफ आकाश सक्सेना बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, वहीं से कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने बात की है। सुनिए। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट चीज दिखाई पड़ रही है कि जो लोग अभी तक जो है वो कम्युनल गीत जो है वो पर सेकुलर संगीत का तड़का लगाते थे, वो कम्युनल गीत पर सेकुलर संगीत का तड़का जो है वो टाई फिश हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास का माहौल है, विश्वास का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, उस माहौल को लेकर के आज उत्तर प्रदेश का मतदाता हो, चाहे रामपुर का मतदाता हो, चाहे अन्य जगहों का मतदाता हो, वो अपने मताधिकार का पूरे जुनून और जज्बे के साथ इस्तेमाल कर रहा है। सर, ये हिजाब कंट्रोवर्सी निकल करके आई है, आपको लगता है इसका चुनाव में असर पड़ने जा रहा है? देखिए, हिजाब जो मामला है वो शुद्ध रूप से ये हिजाबी हुड़दंग जो है वो मुस्लिम महिलाओं के तालीम को पर, तरक्की पर तालिबानी ताला लगाने की कोशिश है। और इस हिजाबी हुड़दंग को करने के पीछे की मकसद मंशा आप समझिए। आज जिस तरह से समाज का सभी वर्ग
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और यही नहीं, केवल यही नहीं, अगर आप देखें मुस्लिम महिलाएं जो है वो मोदी कर रही हैं, आज खुल करके मोदी कर रही हैं। और आज जो है वो जिस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 5.5 पौने 6 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 60% लड़कियां हैं, ड्रॉप आउट रेट घटता है, लोगों का इनरोलमेंट रेट बढ़ता है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों कुप्रथा का खात्मा मोदी जी ने किया। बिना महरम के जो है वो हज यात्रा पर पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में महिलाएं जा रही हैं। यही नहीं, एक सुरक्षा का माहौल, विश्वास का माहौल और समाज के सभी वर्गों के साथ, समाज के सभी मुस्लिमों का और मुस्लिम महिलाओं का भी माहौल को जो है इस बात का एहसास हुआ है। तो इससे जो है वो जो लोग अभी तक सेकुलर सिंडिकेट था, जो अभी तक जो है वो कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा करके वोटों का अपहरण करता था, उसमें बौखलाहट है। और इसलिए ये हिजाब का जो है हारा हंगामा किया गया है, लेकिन ये एक्सपोज हो गया है।